नमस्ते, हाय एवरीवन। मेरा नाम राहुल सिंह मिलवान है। बाय प्रोफेशन में शेफ हूँ। पिज़्ज़ा एक हम्बल स्टेपल फूड जो लोअर मिडिल क्लास लोगों का हुआ करता था एक टाइम पे, आज वो मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बना हुआ है। नेपल सिटी कंपानियां साउथ इटली से होते हुए पिज़्ज़ा आज दुनिया के हर कॉर्नर्स में अवेलेबल है। बट दिस isn't just a food, it's art, craft, and the struggle of some legendary chefs to recognize the cultural value and while securing the tradition, bring this professionalism in front of the world. This is the revolutionary, successful journey of pizza. पिज्जा दुनिया के आज हर कॉर्नर्स में अवेलेबल है। एनुअल बेसिस में लगभग 200 मिलियन लोगों के द्वारा पिज्जा कंज्यूम करा जाता है वर्ल्ड में। अक्सर लोगों के लिए कई तरह की पिज्जा चॉइसेस मैटर करती है, पर उनमें से एक लेजेंडरी पिज्जा पिज्जा मार्गेरिटा हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे होता है। लेकिन क्यों इसका नाम पिज्जा मार्गेरिटा पड़ा? आखिर किस तरह के पिज्जा आज प्रायोरिटी बनते जा रहे हैं लोगों के लिए? हेल्थ पर्सपेक्टिव से किस तरह के पिज्जा आज कंज्यूम करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा? और आखिर किस तरह से जो फूड एक टाइम पे लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के लोगों को हुआ करता था, आज वो वर्ल्ड मोस्ट लव्ड फूड बना हुआ है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। पर्टिकुलरली पिज्जा शब्द को लेके कई सारी थ्योरीज हैं जो बताती है कि पिज्जा कई डिफरेंट सिनेरियो से बिलोंग करता है। उनमें से एक थ्योरी जो बहुत पॉपुलर है और जो बहुत प्रायोरिटी गेन करती है, बताती है कि पिज्जा शब्द का इन्वेंशन गेटा सिटी यानी लाजियो जो सेंट्रल इटली में है, वहां से कनेक्शन रखता है। 12वीं सेंचुरी के दौरान जो लोकल फिजुअल्स हुआ करते थे गेटा सिटी के, उनको एनुअली पेमेंट के तौर पे 12 पिज्जा दिए जाते थे और यही पर्टिकुलर इंसिडेंट माना जाता है कि जहां से पिज्जा शब्द का इन्वेंशन हुआ। देखिए, पिज्जा आज वर्ल्ड मोस्ट लव्ड फूड है जिसको सिंपली फ्लावर, वाटर, ईस्ट और कुछ फर्मेंटेटेड स्टार्टर्स जैसे वेगा, पॉलिश और सारो स्टार्टर्स के रूप में बनाया जाता है, जिसको आगे हम और बेहतर तौर पर समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि पिज्जा इटली यानी नेपल सिटी से बिलोंग करता है, जो काफी हद तक सही है। लेकिन जो इसके रूट्स थे वो एशियन सिविलाइजेशन के द्वारा एस्टेब्लिश करे गए थे आज से 1000 इयर्स बैक। उस समय में फ्लावर ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट हुआ करता था जो वेल डिस्कवर्ड था और एडिबल कंडीशन में था। और इसी एशियन सिविलाइजेशन के दौरान फ्लावर को वाटर के साथ मिक्स करके उसको एक फ्लैट ब्रेड की शेप देके किसी हॉट स्टोन के ऊपर बेक करके इन लोगों के द्वारा कंज्यूम करा जाता था। जो नेचर में वाइल्ड ईस्ट अवेलेबल हुआ करती थी, वो इस डो में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती थी और इसकी वजह से ब्रेड में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता था, जिससे ब्रेड थोड़ा बहुत टेस्टी बन पाती थी। बाद में जाकर यही फ्लैट ब्रेड कल्चर रोमन, इजिप्शियन और ग्रीक के लोगों ने अडॉप्ट करा। जैसे जो एशियन ग्रीक्स हुआ करते थे, वो अपनी फ्लैट ब्रेड को प्लाकुस के नाम से जाना करते थे, जिसको वो ऑनियन, चीज और गार्लिक के साथ कंज्यूम करा करते थे। वहीं 6th सेंचुरी के दौरान जो पर्शियन सोल्जर हुआ करते थे, जो डैरियस द ग्रेट किंग के अंडर काम करा करते थे, वो भी अपनी फ्लैट ब्रेड के ऊपर डेट्स और चीज को डाल के कंज्यूम करा करते थे। वहीं रोमन्स के पास भी अपने फ्लैट ब्रेड के वर्जन्स हुआ करते थे, जिनको वो पेनिस फोकसस के नाम से जाना करते थे, जिसको वो चीज, हनी और ऑयल के साथ कंज्यूम करा करते थे। अब आगे जाके यही सारे एम्पायर इस कल्चर को इटली में इंट्रोड्यूस करते हैं और अपने कल्चर और कॉलोनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने लगते हैं। इसलिए जो साउथ इटली वाला पार्ट है, यानी जो बसिलिकाता, कलाबारिया और सिसिली वाला इलाका है, उसको उस समय पे मैग्ना ग्रासिया के नाम से जाना जाता था। मींस द एरिया व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेट ग्रीस एम्पायर। 8th सेंचुरी के दौरान एशियन रोम्स का भी इटली की तरफ आगमन होता है, जो बेसिकली सेंट्रल इटली यानी रोम में इंट्रोड्यूस होता है। इसी के दौरान कॉलोनाइजेशन और कल्चर और ऑर्गेनाइज तरीके से सेटल होने लगता है इटली में। देखिए, अभी फ्लैट ब्रेड का कल्चर 8th, 9th और 10th सेंचुरी में इटली में और इवॉल्व होता जा रहा था। लेकिन जो मॉडर्न पिज्जा हम आज कंज्यूम करते हैं, उसकी सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट हुई 15th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच में नेपल्स यानी साउथ इटली कंपानिया से। 16th सेंचुरी के दौरान जो नेपल सिटी हुआ करती थी, वो एक बहुत पॉपुलर सिटी हुआ करती थी ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। इसी के दौरान जो लोगों की यहाँ पे पॉपुलैरिटी थी, वो एक वास्ट वैरायटी में देखने को मिलती थी। इसलिए जो वर्किंग क्लास लोगों की पॉपुलेशन थी, वो उस समय यहाँ पे ज्यादा हुआ करती थी। इन्हीं वर्किंग क्लास लोगों के लिए जो फ्लैट ब्रेड का कॉन्सेप्ट था, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था इस टाइम पे। अब 16th सेंचुरी में अमेरिका इंट्रोड्यूस करता है टोमेटो को इटली में। हालांकि शुरुआती दौर पे लोगों के द्वारा बहुत सस्पिशियस समझा जाता था इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को इटली में, इसलिए जो अपर क्लास के लोग हुआ करते थे उस समय पे, उनके द्वारा अवॉइड करा जाता था टमाटर को यूज करना। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा टमाटर को ब्रॉड कंजम्पशन के रूप में यूज करा जाने लग गया। अब 16th सेंचुरी के दौरान लोगों के द्वारा इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को फ्लैट ब्रेड के ऊपर टॉप करा जाने लग गया और इसको वास्ट वैरायटी में कंज्यूम करा जाने लग गया। इस पॉपुलैरिटी को गेन करने के पीछे एक रीजन ये भी हुआ कि टमेटोस और ब्रेड का कॉम्बिनेशन लोगों के लिए एक बहुत सुटेबल कॉम्बिनेशन साबित हुआ, जो वर्किंग क्लास लोगों के द्वारा एक फ्लेवरफुल फूड के रूप में कंसीडर करा गया। अब 17th सेंचुरी तक आते आते नेपल्स एक और पॉपुलर सिटी बनने लग गया। ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके कई सारे लोगों के द्वारा विजिट करा जाने लग गया नेपल्स में। इससे जो वर्किंग क्लास के लोगों की पॉपुलेशन थी, वो और बढ़ने लग गई नेपल्स में। इससे जो ये फ्लैट ब्रेड का कॉन्सेप्ट था, जिसको अब पिज्जा के रूप में कंसीडर करा जाने लग गया था, लोगों के द्वारा और पॉपुलैरिटी गेन करने लग गया। इस पर्टिकुलर फूड यानी पिज्जा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए लोकल्स के द्वारा कई सारे स्टॉल्स ओपन होने लग गए। आखिर डिमांड इतनी बढ़ती है कि लोकल स्टॉल्स भी कम पड़ने लग जाते हैं
और इसी तरीके से वर्ल्ड की फर्स्ट पिज़्ज़ेरिया शॉप पिज़्ज़ेरिया एंटिका पोर्तो एल्बा ओपन होती है 1738 में नेपल्स में। अब इस पर्टिकुलर शॉप के ओपन होने से ऑफिशियल लेवल पे पिज्जा को सेल करा जाने लग गया। शुरुआती दौर पे चीजलेस पिज्जा को प्रायोरिटी दी जा रही थी, यानी मैरिनारा जैसे पिज्जा जो गार्लिक, ऑरिगेनो और ऑलिव ऑयल के साथ सर्व करा जाता है। और अक्सर इटली में लोकल हाउसेस में इन तरह के पिज्जास को प्रायोरिटी दी जाती थी जब भी फिशरमैन लौटते थे फिशिंग करके। लेकिन एक सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट देखने को मिला पिज्जा इंडस्ट्री में 11 जून 1889 को, क्योंकि पिज्जा इस टाइम पे एक ऐसा फूड बन गया था जो बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था पूरे इटली में। और इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इटालियन क्वीन मार्गरेटा और उनके हस्बैंड किंग अम्बर्टो के द्वारा नेपल्स में विजिट करा जाता है 11 जून 1889 को। उस समय पर नेपल्स में एक फेमस पिज़्ज़ोलो करते थे जिनका नाम रफेलो एस्पोसितो शेफ था। पिज़्ज़ोलो बेसिकली उस पर्सन को कहा जाता है इटली में जो पिज्जा बनाता है, और उस समय रफेलो एस्पोसितो शेफ बहुत पॉपुलर थे नेपल्स में, और वो अपने शॉप को रन करा करते थे जिसका नाम पिज़्ज़ेरी ब्रांदी था। और इसी दौरान 11 जून 1889 को क्वीन मार्गरेटा और उनके हस्बैंड किंग अम्बर्टो के द्वारा रॉयल प्लेस ऑफ कापो दी मोंटे नेपल्स में विजिट करा जाता है, क्योंकि उस समय पर नेपल्स में रफेले एस्पोसितो शेफ बहुत पॉपुलर थे पिज्जा को लेके। और क्वीन मार्गरेटा के इसी विजिट के दौरान उनको रॉयल प्लेस में इनविटेशन मिलता है पिज्जा बनाने के लिए। तो रफेलो एस्पोसितो शेफ और उनकी वाइफ मारिया जिवाना ब्रांदी के द्वारा उस दिन 3 तरह के पिज्जा प्रेजेंट करे जाते हैं क्वीन के सामने रॉयल प्लेस में। पहला पिज्जा वो गार्लिक, एंचोई, ऑलिव ऑयल और टोमेटो सॉस के रूप में प्रेजेंट करते हैं। दूसरा वो अपने अकॉर्डिंग बना के प्रेजेंट करते हैं, जबकि ये दोनों पिज्जा क्वीन को इतने पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि रफेलो एस्पोसितो शेफ के लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि क्वीन मार्गरेटा ने नेपल्स में विजिट करा है, इसलिए उन्होंने कुछ स्पेशल प्रेजेंट करना चाहा। इस तरह से एक पिज्जा प्रेजेंट करते हैं जो पूरी तरीके से एक स्पेशलिटी, यूनिकनेस और कंट्री यानी इटली के फ्लैग को प्रेजेंट कर रहा था। वो सिंपली एक पिज्जा बनाते हैं जहाँ पे टोमेटो सॉस इटालियन कलर के रेड फ्लैग को प्रेजेंट कर रहा था। उसी पिज्जा में वो चीज ऐड करते हैं जो इटालियन फ्लैग के व्हाइट कलर को प्रेजेंट कर रहा था। लास्ट में रफेलो एस्पोसितो शेफ के द्वारा बेसिल को टॉप करा जाता है उस पर्टिकुलर पिज्जा में जो इटालियन फ्लैग के ग्रीन कलर को प्रेजेंट कर रहा था। और यही पिज्जा इटालियन क्वीन यानी क्वीन मार्गरेटा के द्वारा बहुत पसंद करा जाता है। और इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट से इंस्पायर होके शेफ रफेलो एस्पोसितो शेफ इस पिज्जा का नाम रखते हैं पिज्जा मार्गेरिटा, जो आज वर्ल्ड मोस्ट लव्ड फूड बना हुआ है। शेफ रफेलो एस्पोसितो शेफ को मॉडर्न पिज्जा का फादर कहा जाता है, यानी जो पिज्जा हम आज कंज्यूम करते हैं उसके इन्वेंटर शेफ रफेलो एस्पोसितो शेफ को माना जाता है। अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से पूरे इटली में पिज्जा की पॉपुलैरिटी और बड़े स्केल पे गेन होने लगती है। इसके साथ साथ इंटरनेशनली भी पिज्जा को रिकॉग्नाइज करा जाने लगा। लेकिन इंटरनेशनली पिज्जा की पॉपुलैरिटी को लेके इटालियन इमिग्रेंट्स के द्वारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, जहाँ पे न्यूजीलैंड, फ्रांस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसी कंट्रीज हुई जहाँ पे बहुत सारे इटालियन पीपल इमिग्रेट्स हुए। इनमें से अमेरिका एक पर्टिकुलर कंट्री हुई जहाँ पे बहुत सारे इटालियन पीपल इमिग्रेट्स हुए। यही सारे इटालियन पीपल ने अमेरिका में अपने ट्रेडिशन और कल्चर को एस्टैब्लिश करा, जिसको देखते हुए पिज्जा की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे अमेरिका में भी गेन करने लगी। इसको देखते हुए अमेरिका में पहली पिज़्ज़ेरिया शॉप ओपन होती है न्यूयॉर्क सिटी में 1905 में। इसका नाम लोम्बार्दी पिज़्ज़ेरिया शॉप होता है। शॉप जोनारो लोम्बार्दी के द्वारा ओपन करी जाती है, जो बेसिकली एक इटालियन इमिग्रेट था जो 1889 में इटली से इमिग्रेट्स हुआ था अमेरिका की ओर। इस पर्टिकुलर शॉप के ओपन होने के बाद कई सारी शॉप्स देखने को मिलती है अमेरिका में पिज्जा को लेकर। जैसे 1910 में ओपन जोस टोमेटो पाई जो टोरंटो न्यू जर्सी में ओपन हुई। 1924 में टोटोनोस पिज़्ज़ेरिया नेपोलिटाना जो क्लोनी आइलैंड न्यूयॉर्क में ओपन हुई। इसके अलावा 1925 में फ्रैंक पेपे पिज़्ज़ेरिया नेपोलिटाना जो न्यू हेवन में ओपन हुई। देखिए पिज्जा की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे अमेरिका में शॉप्स के ओपन होने से तो बढ़ी रही थी, लेकिन एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिला जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ। जैसे वॉर सेकंड खत्म होता है तो जो अमेरिका के सोल्जर्स थे जो इटली में अलग अलग लोकेशंस पे स्टेशन थे वो वापस आते हैं अमेरिका में और इस पिज्जा के कल्चर को और अप्रिशिएट करते हैं अमेरिका में। और इसी पर्टिकुलर एलाइड अमेरिकन सोल्जर्स के द्वारा पिज्जा के अप्रिशिएशन को लेके पिज्जा की पॉपुलैरिटी अमेरिका में और बड़े स्केल पे गेन होने लगती है। इसको देखते हुए अमेरिका में कई सारी पिज्जा शॉप्स ओपन होती है जो आज बड़े ब्रांड के तौर पे अलग अलग कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस को ओपन करे हुए हैं। जैसे 1958 में पिज्जा हट ओपन होता है और अपनी अलग अलग ब्रांचेस को बाद में ओपन करता है अलग अलग लोकेशन पे। आगे जाके एक और बड़ी ब्रांच लिटिल कैसार्स ओपन होती है 1959 में। 1960 में वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर चेन डोमिनोज की शुरुआत होती है जो आज दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में अवेलेबल है। इसके अलावा कई पॉपुलर चेन्स जैसे 1984 में पापा जोन्स ओपन होती है और इन्हीं पर्टिकुलर चेन्स के ओपन होने से पिज्जा की पॉपुलैरिटी अब वर्ल्ड पे और गेन करने लगती है। और आगे जाके यही सारे ब्रांड जैसे पिज्जा हट, डोमिनोज अपनी अलग अलग ब्रांचेस को ओपन करने लगे वर्ल्ड के डिफरेंट लोकेशंस पे, जिससे वर्ल्ड वाइडली एक बड़ा स्केल देखने को मिला पिज्जा की पॉपुलैरिटी को लेकर। पिज्जा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो जो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी जो नेपल से स्टार्ट हुई थी उसको धीरे धीरे लॉस्ट करता गया और कई सारे सेपरेशंस देखने को मिले टॉपिंग्स और शेप्स को लेके अलग अलग कंट्रीज में। और इसी अपनी कंफर्ट फूड फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पिज्जा ग्लोबल फाइन डाइनिंग कल्चर बन पाया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने काफी चीजें डिस्कस करने की कोशिश करी है जिसके कारण इस वीडियो का ड्यूरेशन क्वाइट लंबा है। इसी वजह से मुझे इस वीडियो को स्प्लिट करना पड़ रहा है 2 पार्ट्स में। इसके दूसरे पार्ट को मैं जल्दी कोशिश करूंगा अपलोड करने की, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि पिज्जा के टाइप्स क्या होते हैं और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट की हेल्थी पर्सपेक्टिव से
किस तरह का पिज्जा हमें कंज्यूम करना चाहिए। इस तरह के कई सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जिनमें से एक रिसेंट वाला जो एक सक्सेस स्टोरी है त्रिशंत स्टूडियो रेस्टोरेंट की। त्रिशंत स्टूडियो रेस्टोरेंट इंडिया का पहला रेस्टोरेंट बनाया जिसने 3 मिशेलिन स्टार जैसी हाईएस्ट culinary recognition को रिसीव कर रहा है मिशेलिन के द्वारा। यहाँ क्लिक करके आप इनकी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में जान सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।